अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुनाइट के स्पेशल एपिसोड के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाजरीन, आज हम आपको लेकर जाएंगे अफ़गान बॉर्डर पर गुलाम खान खोस्त जो बॉर्डर है, ये तीसरा बड़ा बॉर्डर टर्मिनल है तोरखम और चमन के बाद। टोटल जो 8 क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं उनमें से, और ये जो गुलाम खान बॉर्डर टर्मिनल है ये बेसिकली 2018 में मार्च 2018 में इस्टेब्लिश किया गया था, और तब से अब तक इस पर जो क्रॉस बॉर्डर जो हमारी ट्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। और तब से अब तक जो है तकरीबन पाकिस्तान की जानिब और अफ़गानिस्तान की तरफ जो है, पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान 83,000 के करीब वहीकल्स गई हैं। वहाँ से इस तरफ जो है वो 76,000 के करीब वहीकल्स आई हैं, जबकि 26,000 के करीब जो है वो ट्रांजिट ट्रेड जो है अफ़गानिस्तान और भारत के दरमियान पाकिस्तान के ज़रिए जो होती है, उस वाले से ट्रांजिट ट्रेड की जो वहीकल्स हैं वो क्रॉस हो चुकी हैं। यहाँ किस तरह की फ़ैसिलिटीज़ हैं, इसका अफ़गानिस्तान के लोगों को कितना बड़ा फ़ायदा है, चूँकि बेसिकली जो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान ट्रेड है इसका ज़्यादा जो बड़े बेनिफिशरी है वो अफ़गानिस्तान है। तो अफ़गानिस्तान के लोगों को फ़ायदा क्या हो रहा है, यहाँ किस तरह की एजेंसीज़ इन्वॉल्व होती हैं जो क्रॉस बॉर्डर जो ट्रेड है उसको रेगुलेट करती हैं, और सबसे बढ़ के नाज़रीन जो स्मगलिंग के हवाले से रिसेंटली एक क्रैकडाउन पाकिस्तान के अंदर शुरू हुआ, उसके क्या असरात हुए हैं, और बॉर्डर टर्मिनल जो है वहाँ किस तरह के इंतज़ामात हैं, ये सब कुछ आपको जाके बताएंगे। और साथ ही साथ नाज़रीन पर्टिकुलरली जो एक अहम चीज़ है वो है अफ़गानिस्तान के साथ जो फेंसिंग है अफ़गान बॉर्डर के ऊपर, इस फेंसिंग की वजह से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। चूँकि अफ़गानिस्तान के अंदर जब से तालिबान की हुकूमत आई है तो ज़रा जो स्टेट की रिट है वो थोड़ी सी लूज़ हुई है, जिसके बाद कलदम TTP ने अफ़गानिस्तान के अंदर ज़रा ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग हुई है, स्ट्रेंथन हुई है, और वहाँ से पाकिस्तान की तरफ अटैक्स में भी इजाफ़ा हुआ है। इन अटैक्स को रोकने के लिए अभी तो तकरीबन इस साल तकरीबन 80 जवान हमारे जो हैं उन्होंने जाम शहादत नोश किया है इन अटैक्स को रोकने की कोशिशों में। लेकिन ये तो सिर्फ 80 हैं, लेकिन अगर खुदा न खास्ता ये फेंस ना होती तो ये अटैक्स बहुत ज़्यादा हो सकते थे, बहुत ज़्यादा बढ़ सकते थे। तो ये फेंसिंग जो है किस तरह की गई है और किस तरह के इंतज़ामात हैं वहाँ पर, ये सब कुछ आपको जाके दिखाएंगे गुलाम खान बॉर्डर टर्मिनल से। तो आइए आपको लेके चलते हैं गुलाम खान बॉर्डर टर्मिनल। नाज़रीन, हम पहुंच चुके हैं गुलाम खान किले, इस जगह का नाम है, और यहाँ GK के फ़ोर्ट है, गुलाम खान किले फ़ोर्ट इसे कहा जाता है सामने, जिस पे आप सब्ज़ हिलाली परचम लहराता हुआ देख सकते हैं। 2016-17 में इस इलाके में बहुत ही एक खौफनाक लड़ाई लड़ी गई कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ और दीगर जो टेररिस्ट यहाँ पे कब्ज़ा किए हुए थे इस टेरिटरी के ऊपर। तो अब यहाँ पे ये इलाका जो है, यहाँ खुशहाली आ रही है, यहाँ तरक्की हो रही है, और यहाँ पे कम्युनिकेशन नेटवर्क बड़ा ज़बरदस्त बन गया है, सड़कें बड़ी ज़बरदस्त बन गई हैं, और यहाँ के लोग जो हैं ये अमन से भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा रहे हैं। और इसके साथ साथ जनाब यहाँ पे अब जब से अमन आया है तो अफ़गानिस्तान की तरफ जो बॉर्डर ट्रेड है, अफ़गानिस्तान के साथ बायलैटरल ट्रेड, वो पाकिस्तान की काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है, जिससे यहाँ की लोकल जो आबादी है तकरीबन 20,000 के करीब लोग जो हैं यहाँ पे वो इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए जनाब तो तकरीबन कोई 87 के करीब 78 के करीब यहाँ पे मुख्तलिफ जो बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए फैसिलिटेशन करने के लिए जो एजेंसीज़ हैं वो यहाँ पे इस्टेब्लिश हो चुकी हैं, जिससे 20,000 के करीब लोग जो हैं वो उससे रोज़गार से वाबस्ता हुए हैं। और ये सारा इलाका आप देख रहे हैं, यहाँ पर हर तरफ आपको सब्ज़ हिलाली परचम जो है वो नज़र आएंगे। ये इलाका जो है 2016-17 से पहले तालिबान के कंट्रोल में था, कलदम TTP के कंट्रोल में था। उसके बाद यहाँ पे ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब और दीगर जो यहाँ पे ऑपरेशंस हुए, वार एंड टेरर हुई, उसमें इन सारे इलाकों को क्लियर किया गया। अब आप इस टेरेन को देखते हुए, ये बिल्कुल एक बड़ा मुश्किल और दुश्वार गुज़ार इलाका है, इसको देखते हुए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी दुश्वारी से इस इलाके में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग जो है वो लड़ी गई होगी। जो हमारे पाक फ़ौज के बहादुर जवान और अफसरान हैं, उन्होंने कितने मुश्किल तरीन हालात का सामना करते हुए इन इलाकों को दहशतगर्दों से क्लियर करवाया, और अब यहाँ पे अमन है।
यहाँ अमन से खुशहाली आ रही है। तो अभी यहाँ पे एक मुख्तसर ब्रीफिंग होगी। ओवरऑल यहाँ पे जो इंतज़ामात हैं ट्रेड के वाले से, जिस तरह से उनसे फैसिलिटेट किया जा रहा है, ट्रेड को बेहतर बनाने के लिए यहाँ पे जो इंतज़ामात हो रहे हैं, उस वाले से एक ब्रीफिंग होगी। उसके बाद फिर हम आपको लेकर चलेंगे आगे बॉर्डर टर्मिनल जो है ग़ुलाम खान खोस्त जो बॉर्डर टर्मिनल है वहाँ पे आपको लेकर चलेंगे और वहाँ बताएंगे कि किस तरह के वहाँ पे इंतज़ामात हैं और किस तरह से वहाँ पे ट्रेड जो है उसे आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ ले जाया जा रहा है। चूँकि हर साल हम देख रहे हैं कि जो ग़ुलाम खान बॉर्डर टर्मिनल है वहाँ पे ट्रेड का वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। इससे ज़्यादा फ़ायदा अफ़गानिस्तान को है। हम मुश्किल तरीन वक्त में भी पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को फैसिलिटेट किया, करता आ रहा है पाकिस्तान, आज भी कर रहा है, आगे भी करता रहेगा। ओवरऑल इंतज़ामात के आपको लेकर चलेंगे। इसके बाद बॉर्डर टर्मिनल पे पहले आपको लेकर चलते हैं ज़रा ग़ुलाम खान फोर्ट में, जहाँ एक मुख्तसर ब्रीफिंग अटेंड करनी है। इससे बॉर्डर ट्रेड पे सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो है यहाँ पे स्कैनर का, जो कि जितनी भी व्हीकल्स आती हैं उन सब की स्कैनिंग होती है और इसे फिक्स गैंट्री स्कैनर से कहा जाता है। आइए आपको दिखाते हैं ये फंक्शन कैसे करता है, इसका पर्पस क्या है और इसके फ़ायदे जब से इंस्टॉल हुआ है क्या हासिल हुए हैं। हमारे साथ मैनेजर हैं NLC के, वो मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम जी। नाम जनाब? जी मैनेजर शाहनवाज़ खान। मैनेजर हैं यहाँ पे शाहनवाज़ साहब। तो अब ये दिखाएंगे ज़रा जाके सारा स्कैनर ये फंक्शनिंग कैसे करता है और इनका कंट्रोल रूम भी देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रहा है इसको जो है ना हम इंस्पेक्शन बिल्डिंग कर देते हैं। इंस्पेक्शन बिल्डिंग के अंदर एक्चुअली गाड़ी को प्रॉपर SOP के मुताबिक पार्क करके फिर उससे ड्राइवर और इवन ड्राइवर से ये भी पूछताछ होती है कि आपके पास कोई दूसरा सेकंड सीटर तो नहीं है और साथ ही कोई और ज़िंदा चीज़ तो नहीं है। फिर उसके बाद मतलब वो जो ही बाहर निकलते हैं तो मतलब ये कि फिर व्हीकल गाइडर हमारा अंदर जो है ना कंट्रोल रूम में ऑपरेटर बैठे होते हैं। ये चलता है ऐसे, ये इस तरह मूव करते हैं, मतलब फॉरवर्ड मोड पे भी और रिवर्स मोड पे भी ये प्रॉपर जो है ना मूवमेंट करते हैं। हाँ जी, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये यू शेप में, ये असल में है, इसको हम गेंट्री कहते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के डिटेक्टर्स लगे होते हैं। ये जो हमारा है ये कोबाल्ट 60 गामा रेस, उसी के थ्रू काम करते हैं। वो रेस जो है ना जाके और उससे हमें जो है ना इमेज मिलता है। और ये किस किस तरह की चीज़ें स्कैन कर सकता है ये? इसमें जो है ना हम मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें स्कैन कर सकते हैं। माँ से वाए जो ज़िंदा चीज़ें वो हम इसमें स्कैन नहीं कर सकते, क्योंकि रेडिएशन है उसका जो है ना मतलब डिसएडवांटेज ये है कि उससे वाइट ब्लड सेल डैमेज होके फिर उससे बीमारी लगती है। कि जो ड्राइवर वगैरह को आप बाहर निकाल देते हैं स्कैनिंग के दौरान, जो है ना आगे बढ़ते हैं मज़ीद भी इस ज़रा पूरे इस स्कैनर का ज़रा जायज़ा लेते हैं। तो आप बता रहे थे कि ये पूरा पीछे तक आके फिर आगे जाता है और इसमें ड्राइवर को नीचे उतार दी जाता है SOP के मुताबिक। और क्या क्या पकड़ा आपने यहाँ पे जब से ये स्कैनर यहाँ पे लगा है? यहाँ पे हमने हशीश में तकरीबन 93.300 kg ये हमने हशीश पकड़े हैं। इसके अलावा तकरीबन 34-35,000 हमने राउंड्स पकड़े हैं। इसके अलावा M16 USA मेड जो राइफ़ल है वो हमने पकड़ी हैं। और इसके अलावा एक SMG। और इसके अलावा जो है ना जिस तरह मतलब ये है कि स्क्रैप हो गया और सेम ही जो है ना अपना मुख्तलिफ़ इसी तरह के और इस चीज़ें हमने पकड़ी हैं। जिस तरह अभी जो है ना तकरीबन 4-5 दिन पहले हमने तकरीबन 36 जो है ना ये तुर्की मैट हमने राइफल्स पकड़ लिए। ये ट्रैक आ गया, इस पर गेंट्री मूव होती है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये हमारा जो है यहाँ पे लोकल कंसोल है। अंदर जाते हैं, मेन कंसोल हमारा अंदर ही है, ठीक है जी। और इसमें जो सोर्स लगा हुआ है वो कोबाल्ट 60 गामा रेस, ठीक है जी। अब हम जाएंगे आगे जो है ना अपना कंट्रोल रूम के तरफ। कंट्रोल रूम में जो है ना मतलब ये कि हमें अब देखेंगे कि वहाँ पे भी हमारे ऑपरेटर बैठे होते हैं। इधर बाहर से जो आपने देख ली है इंस्पेक्शन बिल्डिंग में गाड़ी जो है ना वो पार्क होती है। अब हम जो है ना कंट्रोल रूम के अंदर एंटर हो गए हैं। जो हमारा दूसरा और इम्पॉर्टेंट पोर्शन है कंट्रोल रूम में ये होता है कि बाहर से जो गाड़ी की एंट्री होती है वो पास होके यहाँ पे ऑपरेटर एंट्री करती है प्रॉपर कंप्यूटर में भी और हार्ड फॉर्म। हाथ लग रही है। ये कुर्सी हमारा कस्टम का एक लड़का है, ऑपरेटर है, उनकी भी ड्यूटी होती है। तो वो माशाल्लाह वज़न से काफ़ी ज़्यादा वो हैवी है, तकरीबन उसके लिए स्पेशल बनाई वो खास कुर्सी। जी 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 जी। अब ये जो है हमारा मेन कंसोल आ गया। जिस तरह ये मेन कंसोल आ गया, यहाँ से हमारा जो मशीन है ये ऑपरेट होता है। इसमें प्रॉपर CCTV कैमरे लगे हुए हैं, सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, मशीन को चलाना होता है। इसके अलावा ये फिर हमारा जो है ना इंस्पेक्शन सिस्टम आ गया। इसके थ्रू मतलब जो हम गाड़ी को स्कैन करते हैं तो इसके थ्रू फिर इमेज आके और मतलब ये कि
इमेज हम इसके थ्रू चेक करते हैं और प्रॉपर इस पर टूल्स। किस तरह पता लगता है कि कोई असला बीच में या कोई मंशियात है? कैसे सिस्टम, कोई अलर्ट कैसे आता है सर? क्या क्या बेसिकली आपको पता कैसे लगता है? सर ये जितना भी है क्वेश्चन आपने बड़ा अच्छा किया है, ये एक्सपीरियंस बेस पे होता है। अब अगर नेचुरली मैं 2 बोरियां रख लेता हूँ, एक में आटा है दूसरे में हीरोइन है, और मैं आपको कहूँ कि सर आप नेचुरली आइडेंटिफाई करें कि हीरोइन कौन सा है और आटा कौन सा है, तो उसमें भी आप कंफ्यूज होंगे। तो ये सेम सर एक्सपीरियंस बेस है, ठीक है। तो मतलब ये है कि हमारा जो ऑपरेटर है वो सॉफ्ट डेंसिटी में हार्ड डेंसिटी चेक करते हैं और हार्ड डेंसिटी में सॉफ्ट डेंसिटी चेक करता है। तो अभी हम आपको दिखा देते हैं कि मतलब किस तरह में पता चलता है। वो एक इमेज खोल देकर वो उसी दिन जो हमने राइफल पकड़े हैं, इसी तरह हमारे साथ इमेज आके फिर हम उनको चेक करते हैं। ऑपरेटर 3 लीनियर पे चले जाएं। अच्छा, अब सर आपको नज़र आ, और ये 3D, ये 3 साइडों से ये करता है सर? अब सर ये आपको नज़र आ रहा है, ये हमारा इमेज आ गया है। इमेज आ गया है तो अब इमेज पे जो है ना, मैं इसको डेंसिटी को मैं वो कर रहा हूँ, कम ज़्यादा कर रहा हूँ, तो ये सेम डेंसिटी की आइटम्स है तो वो मतलब एक साथ गायब हो रही है, लेकिन यहाँ पे एबनॉर्मेलिटी आपको शो हो रही है। तो ये जब हमारे लड़के ने देख लिए तो हमें अंदाज़ा हो गया कि यहाँ पे कुछ मतलब एबनॉर्मेलिटी है। हमने सस्पेक्ट की है। फर्दर हमारे एक व्हाट्सअप ग्रुप है कस्टम ऑफिसर के साथ, तो फिर वो हमने चला दिए। उसके बाद हमने गाड़ी की एग्जामिनेशन की और हमें जो है ना तकरीबन 36 जो है ना रिपीटर तुर्की मेड और 3 जो है ना पंप एक्शन यूएसए, और इसके अलावा 3 जो है ना सिंगल बैरल के जो है ना यूएसए के। वो सर ये बताएं कि यहाँ से जो अक्सर एक्सपोर्ट में स्मगलिंग भी होती है, चीनी चली जाती है, कभी आटा चला जाता है, चावल, सीमेंट और नमक यहाँ से हम यूजुअली भेजते हैं अफगानिस्तान, तो वो इसमें पकड़ लेते हैं स्कैनर के अंदर आप? सर हमने काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है ना मतलब ये कि एक्सपोर्ट आइटम्स में हमने चीनी, इसके अलावा मतलब ये कि जो बैंड आइटम्स हैं हमने वो पकड़ी है और हमने प्रॉपर वो रिकवर भी की है। तो डेंसिटी से ही आप इसको पकड़ते हैं? डेंसिटी बेस पे, और मतलब ये कि मुख्तलिफ टूल्स है इसमें, वो टूल्स अप्लाई करके फिर उसी से हमें पता चलता है कि भाई इसके अंदर क्या है। मालियत कितनी है स्कैनर की? स्कैनर तो तकरीबन वो जो आपने बताया था काफ़ी ज़्यादा जो है ना 16-17 करोड़ का तकरीबन, और इससे भी है क्योंकि आजकल इंपोर्ट में भी वैसे भी वो है, ड्यूटियाँ ज़्यादा है, तो ये है। लेकिन बड़ा ये काम कर रहा है स्कैनर जी। 16 करोड़ इसकी मालियत है, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेड है उसमें इसका एक बड़ा अहम रोल है कि पाकिस्तान के अंदर असलहा नहीं जाता, पाकिस्तान के अंदर मंशियात की जो है स्मगलिंग, इन चीज़ों को रोकने में ये स्कैनर काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा मौसर साबित हो रहा है। अब इसे मज़ीद अपग्रेड करने के बारे से भी सोचा जा रहा है कि यहाँ एक के बजाय 2 स्कैनर लगा दी जाए इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के अलग से। लेकिन एक बड़ी अच्छी चीज़ है जो कि यहाँ पे इस गुलाम खान बॉर्डर टर्मिनल के ऊपर एक बड़ा कलीदी रोल किरदार अदा कर रही है कि जो स्मगलिंग है, जो इलिसिट आइटम्स हैं जिसमें असलहा हो गया, मनशियात हो गई, या फिर अगर यहाँ से चावल के साथ अगर चीनी या आटा भी भेजा जा रहा है तो वो भी चीज़ें पकड़ी जाती हैं इसके ऊपर। जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि इस ट्रेड की फैसिलिटी को कुछ लोग एक्सप्लॉइट करने की कोशिश भी करते हैं, तजारत की आड़ में स्मगलिंग की कोशिश भी होती है। छोटी मोटी कोशिशें होती हैं लेकिन उसमें कई कोशिशों को नाकाम भी बना लिया जाता है। तो इसी तरह का कुछ वेपन्स और जो कुछ ममनुआ अशिया स्मगल करने की कोशिश की गई, आपको दिखाते हैं जो पकड़ी गई हैं ट्रेड के दौरान। आइए आपको दिखाते हैं। जनाब आप देख रहे हैं जी एक कैशे ऑफ एमिनेशन पकड़ा गया है जो कि स्मगलिंग यहाँ से करने की कोशिश की जा रही थी। ये प्रेशर गन्स वगैरह ये पकड़ी गई है मुख्तलिफ ये ट्रेड की आड़ में, तजारत की आड़ में, तजारती सामान के अंदर जो है इन्हें छुपा के लाने की कोशिश, पाकिस्तान के अंदर लाने की कोशिश की जा रही थी। और वैसे भी अफ़गानिस्तान के अंदर अब बड़ा जदीद असलहा आ चुका है। अमेरिका के जाने के बाद अमेरिकी फ़ोर्सेस जो असलहा छोड़ के गई हैं, अब वो कलदम TTP के हाथों भी लग गया है, अफ़गान तालिबान के पास भी है। तो वहाँ से लोग कोशिश करते हैं कि तजारत की आड़ में ये लेटेस्ट वेपन जो है ये पाकिस्तान के अंदर लेकर आएँ। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये पकड़ा गया है, पाकिस्तानी हमारे यहाँ पे जो एजेंसीज़ मुख्तलिफ इन्वॉल्व हैं, यहाँ पे जो चेक कर रही हैं, यहाँ पे बॉर्डर के ऊपर ट्रेड को रेगुलेट कर रही हैं, उन्होंने ये वेपन पकड़ा है। इसके अलावा भी बहुत बड़ी पैमाने पे जो है इस तरह की चीज़ें कोशिश होती रहती है, लेकिन उन्हें पकड़ने की भी यहाँ पे जो है एक मुस्तैदी के साथ एक एफर्ट रहती है और इस असलहे को पकड़ा भी जाता है। और ये अगर ना पकड़ा जाए तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान के अंदर जो है कहीं दहशतगर्दी, कहीं तखरीबकारी जो है वो इस असलहे को इस्तेमाल करके हो सकती है।
जनाब, ये असला हमने आपको दिखाया था। ये असला किस तरह से स्मगल करने की कोशिश हुई थी पाकिस्तान के अंदर। ये पाकिस्तान कस्टम्स के जो यहाँ पे सरबराह हैं सैयद नईम बुहारी साहब, जो कि यहाँ पे कंट्रोल करते हैं सारे मामलात को कस्टम्स की जानिब से, उनसे जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बुहारी साहब, ये बताएं कि ये असलहा है, ये किस तरह से लाने की कोशिश यहाँ पे हो रही थी और किस तरह आपने पकड़ा इसे? ये जिस तरह हुआ कि एक ट्रक आया टमाटर से भरा हुआ था अफ़गानिस्तान साइड से, तो वो स्कैनर पे आया, तो स्कैनर ने उसको एबनॉर्मल कर दिया था, उसकी जो बॉडी है, फ़र्श जिसको हम कहते हैं। तो फिर हमने उसका जो टमाटो थे वो हमने अनलोड करवाए, उसके फ़र्श को हमने तोड़ा, तो उसमें उन्होंने सीक्रेट कैविटीज़ बनाई हुई थी, तो ये सीक्रेट कैविटी से हमने इसको बरामद किया। और ये स्कैनर पे पकड़ा जाता है? हाँ, ये स्कैनर में ये अच्छा हो गया कि स्कैनर जो है ना, NLC का जो स्कैनर लगा हुआ है, वो जो चीज़ भी होते हैं तो उसको एबनॉर्मल कर देते हैं, तो हम उसको फिर मैनुअल चेक करते हैं, तो मैनुअल चेकिंग में फिर ये उसका बरामद हुआ। अच्छा, ये बताएं, ये सर ये कौन कौन सा असला है, ज़रा इसके बारे में मुझे तफसीलात बताएंगे। ये कौन सी गन है? ये एक्चुअली तमाम जितना भी असला है, ये सब गैर मुल्की है। ये जो है रशियन 12 बोर रशियन वेपन है 12 बोर की, और इसमें अमेरिकन है ये पंप एक्शन वाले, ये अमेरिकन गन है पंप एक्शन वाली, ये भी अमेरिकन गन है। इसमें ये भी जी, ये पंप एक्शन दोनों? ये पंप एक्शन। इसमें 43 गन जो थी ये रशिया की टर्की की थी 43, और 3 जो है वो रशियन और 3 जो है वो अमेरिकन गन्स थी। कुछ इसमें टर्किश भी नज़र आ रहा है, बाकी भी है सर। तो ये बताएं कि इसकी मालियत तकरीबन कितनी होगी? ये करोड़ों रुपए में इसकी बनती है जी, करोड़ों में है। और सर ये बताएं कि सिर्फ असलहा ही आता है या बाकी मंशियात वगैरह की स्मगलिंग भी आपने रोकी है? कितनी पकड़ी गई है मंशियात अब तक? मंशियात भी इस बॉर्डर पे काफ़ी दफ़ा पकड़ी गई है, तकरीबन कोई 50,000 किलो तक इस तरह अप्रॉक्सीमेटली। सर ये जो असलहा पकड़ा गया, ये किसी एक बंदे से पकड़ा गया या मुख्तलिफ इसमें कोई नेटवर्क था पूरा, क्या था ये? हाँ, इसकी जब वो इन्वेस्टिगेशन जब हो गई, हम पकड़ने के बाद इन्वेस्टिगेशन, तो इसके साथ कोई 10 बंदे और भी मुंसलिक थी जी, वो पकड़े गए? जो भी पकड़े गए। ये कौन थे, अफगान शहरी थे या पाकिस्तानी थे? मिक्स थे, अफगान और पाकिस्तान। अफगान कोई पाकिस्तानी। बाकी जो असले के अलावा, मंशियात के अलावा जो अशिया खुरनोश की स्मगलिंग होती है, जिस तरह चीनी यहाँ से जाती है, आटा यहाँ से जाता है, वो कैसे पकड़ते हैं आप? हाँ, जो चीनी है पकड़ पाते भी है क्या? बिल्कुल जी, चीनी भी हमने पकड़ी है यहाँ पे, और वो भी स्कैनर पे पकड़ी है, क्योंकि ये अक्सर वो तो भी केविटीज़ बना देते हैं, तो केविटीज़ में अगर कहीं छुपा के उन्होंने रखी हो, तो हमने तकरीबन काफ़ी मिकदार में चीनी जो अफ़गानिस्तान एक्सपोर्ट में पकड़ी गई। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त आप मौजूद हैं अफ़गान बॉर्डर, ग़ुलाम खान बॉर्डर जिसे कहा जाता है, बॉर्डर टर्मिनल पे हम मौजूद हैं। और इस सामने आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान का परचम है। यहाँ से ये पाकिस्तानी हदूद जो है वो ख़त्म हो जाती है इस बॉर्डर पे आके। इस तरफ आप देखें मेरे बिल्कुल लेफ़्ट पे, तो ये वो फेंस है, वो बाड़ है जो कि पूरे अफ़गान बॉर्डर पे 2611 किलोमीटर का जो बॉर्डर है अफ़गानिस्तान के साथ हमारा, उस बॉर्डर पे लगाई गई है। ये एक डबल लेयर जो है, ये एक फेंस है, तकरीबन इसकी 9 फुट हाइट है और 4 से 6 फुट जो है वेरी करती है इसकी जो है चौड़ाई है। डबल जो एक फेंस के अंदर जो है इसमें एक और आपको लेयर नज़र आती है, इसमें खारदार तारें जो है इसके अंदर डाली गई हैं ताकि क्रॉसिंग जो है वो किसी भी किस्म की गैर कानूनी क्रॉसिंग ना हो सके। इससे पहले तो ये सारा फ्री एरिया था, कोई भी कहीं से भी मूवमेंट कर सकता था, पाकिस्तान के अंदर आ सकता था, कोई भी शख्स कोई भी पाकिस्तान से बाहर जा सकता था, लेकिन अब जो है ऐसा नहीं हो सकता। सबसे बड़ा जो मसला है, इस चीज़ को एक्सप्लॉइट बड़ा किया गया है। तकरीबन 3500 के करीब वो लोग जो कि इलाज की गर्ज से पाकिस्तान आए वो गायब हो गए, वो यहाँ से बिल्कुल पाकिस्तान में आके गायब हो गए। आए तो थे इलाज की गर्ज से, लेकिन आगे गायब हो गए। इस चीज़ को एक्सप्लॉइट किया गया। 4000 से ज़ायद लोग ऐसे हैं जो किसी की शादी अटेंड करने के लिए या कोई किसी की तदफीन के लिए यहाँ पे अपने किसी जनाजे के लिए यहाँ पे आया, उसके बाद वो गायब हो गया। तो एक्सप्लॉइट बड़ा किया जाता है इन चीज़ों को। और दूसरा सबसे बड़ा मसला यहाँ पे जो दरपेश है हमारी एजेंसीज़ को भी, वो ये है कि अफ़गानिस्तान की साइड से जो लोग आते हैं वहाँ पे, जिस तरह हमारा नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है, CNIC हमारा होता है, या पासपोर्ट होता है, चूँकि अभी पासपोर्ट के बगैर ही इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर अफ़गानिस्तान के लोगों को अलाउ किया जाता है पाकिस्तान के अंदर आना, तो उनका तज़किरा होता है। जिस तरह हमारा CNIC हमारा शनाख्ती कार्ड, उनका तज़किरा होता है, तो तज़किरा जो है वो किसी एक फॉर्मेट का, किसी एक डिज़ाइन का नहीं है। 4-5 मुख्तलिफ किस्म के जो है
ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं वो अफ़गानीज़ वहाँ से लेके आते हैं, तो इस जिसकी कोई आइडेंटिफिकेशन, जिसकी कोई जो है बाकायदा वेरिफिकेशन जो है वो नहीं की जा सकती। पिछले अरसे एक यहाँ पे चंद महीने पहले एक टेररिस्ट एक्टिविटी हुई थी जिसमें अफ़गानिस्तान का एक शहरी पकड़ा गया था, यानी कि पकड़ा किया गया था, अफ़गान शहरी निकला था वो, जिसने ये ख़ुदकुश धमाका किया था, और वो बंदा पाकिस्तान के अंदर इलाज कराने की घर से आया था। दुनिया में कहीं नहीं होता कि आप इस तरह के आर्जी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो है लोगों को दे दें, एंट्री दे दें, अपने मुल्क के अंदर एक्सेस दे दें, लेकिन यहाँ दी जाती है, किसी की खुशी गमी में भी दी जाती है, इसके अलावा इलाज की घर से भी दी जाती है, लेकिन उसे एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो इसीलिए अब पॉलिसी पाकिस्तान के अंदर अब तब्दील की जा रही है, और अब वैलिड डॉक्यूमेंट के बगैर कोई भी पाकिस्तान के अंदर जो है वो एंटर नहीं हो सकेगा। साइड पे आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक आपको वो कंटेनर एक दो लगे हुए नज़र आएंगे, बाकी कोई फैसिलिटी वहाँ पे नहीं, कोई सहूलत वहाँ पे नहीं है चेक एंड बैलेंस के लिए। फ़ौज वहाँ पे आप देखें तो चंद एक दो तीन लोग वहाँ पे वो आप देख रहे हैं सामने एक शेड के नीचे बैठे हुए हैं, कोई ऐसी वहाँ पे चेक पोस्टें उस तरह से नहीं है जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर आपको प्रॉपर नज़र आ रही हैं। ये ऊपर आप देखें, ये सामने आप देखें तो ये बाढ़ के साथ ऊपर हमारी बॉर्डर आउट पोस्ट बनी हुई है, BOP बनी है, हमारी कला बना है, यहाँ से मॉनिटरिंग हो रही है। फिर इस तरफ आप देखें तो फैसिलिटेशन सेंटर यहाँ पे भी बना हुआ है, तो यहाँ पे प्रॉपर जो है मैंड यहाँ पे हमारी पोस्टें हैं, जबकि उस साइड पे कुछ भी नहीं आपको नज़र नहीं आएगा, दूर दूर तक आपको कोई पोस्ट नज़र नहीं आएगी, जिसकी वजह से ये सारे मामला जो हैं वो ख़राबी की तरफ जाते हैं। तो सिर्फ एक दो कंटेनर वहाँ पे रखे हैं, चंद के एहलकार एक दो उनके बैठे हैं, और जो पोस्टों की भी जो रेशो है वो मैं आपको बताऊँगा कि 9 to 1 और 2, यानी कि पाकिस्तान साइड पे अगर 9-10 पोस्टें हैं तो वहाँ पे आपको एक पोस्ट नज़र आएगी। नाज़रीन, जैसा कि ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म और वॉर ऑन टेरर के दौरान बहुत सारे दहशतगर्दों को यहाँ से मार भगाया था, अफ़गानिस्तान की साइड पे कुछ यहाँ पे मार दिए गए थे, कुछ भाग के अफ़गानिस्तान की साइड पे चले गए थे। अब वो किसी जो है मेडिकल की आड़ में या किसी ताजर की आड़ में, किसी ड्राइवर की आड़ में पाकिस्तान में दाखिल होने की गाहे बगाहे कोशिशें करते रहते हैं। इसके लिए उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए गुलाम खान बॉर्डर पर और दीगर बॉर्डर्स पर भी पहले स्फैस होता था, अब IVAS इसमें जो है आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन अलर्ट सिस्टम जो है वो इंस्टॉल किया गया है। ये बड़ा जदीद सिस्टम है जिस पे कोई भी मशकूक शख्स जब यहाँ पर आता है उसकी बायोमेट्रिक होती है, और अगर कोई ऐसा मशकूक बंदा हो, कोई मशकूक माजी में किसी मशकूक सरगर्मी के अंदर मुलव्वस हो, या किसी गैर कानूनी फेल के अंदर या किसी दहशतगर्दी के किसी अमल के अंदर उसका कोई ताल्लुक हो, तो वो बंदा यहाँ पे पकड़ा जाता है। अब ये सिस्टम किस तरह से वर्क करता है आपको ज़रा दिखाते हैं, इस सिस्टम की फंक्शनिंग के वाले से आपको दिखाते हैं। आप तो बात भी करते हैं यहाँ पे जो हमारे मुतल्लिका एहलकार यहाँ पे ड्यूटी पे मामूर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम उमैर हसन है। अच्छा उमैर साहब, ये किस तरह से आप यहाँ पे IVAS के अंदर आप करते हैं आइडेंटिफिकेशन लोगों की? तो ये उनका तस्करा होता है। ये तस्करा है ये कप्तानी का, जो कि उनका एक आइडेंटिटी का एक डॉक्यूमेंट है। जी सर। जिसको हम इस तरीके से फोल्ड करते हैं कि उसमें उनका नंबर, उनका नाम और उनकी वल्दियत और फ़ोटो आ जाए। उसमें ये एक प्रोसेसर स्कैनर है हमारे पास, उसको हम इस तरीके से स्कैन करेंगे। स्कैन करेंगे तो वो हमारे पास एक आइडेंटिटी आ जाती है उनकी, सिर्फ एक शनाख्त के लिए कि ये इस बंदे का डॉक्यूमेंट है। फिर उसको क्लिक कर दिया, फिर उसके बाद ये एक मार्फो सिस्टम है, इसमें बंदे की 10 फिंगर हम कैप्चर करते हैं। पहले तो वो अंगूठे के ऊपर कोई लगा के जो है ना फेक वगैरह भी मुख्तलिफ जो है वो थंब इम्प्रेशन वगैरह लोग दिया करते थे, तो अब आपने इसको कर दिया है 10 फिंगर, आपने इसको कर दिया है। जी जी 10 फिंगर है। ये उनके लिए कि जिसके पास यानी कि कोई उनको तकलीफ़ ना हो, उनके हाथ में कोई यानी कि कोई ज़ख़म ना हो, इसके लिए 10 फिंगर है। अगर नहीं भी होता तो उनके ऑप्शन है मज़ीद, मैं आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहले ये 10 फिंगर का ऑप्शन आया। इसमें सबसे पहले राइट हैंड 4 फिंगर है, फिर उसके बाद लेफ़्ट हैंड 4 फिंगर है, फिर दोनों थंब हैं। ये प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर उसके बाद आप आ जाते हैं 1 फिंगर पे, पार्ट्स होना ये है। और अगर कोई बंदा आपके यहाँ पे डेटाबेस के अंदर कोई बंदा पहले किसी मशकूक बंदा कोई निकल आता है, कोई टेररिस्ट है या कोई और है बंदा किसी मशकूक सरगर्मी में मुलव्वस निकलता है, तो क्या आपके पास कैसे कोई अलर्ट जनरेट होता है? यहाँ पे क्या होता है? जी जी उसका बिल्कुल अलर्ट जनरेट होता है। ये है कंट्रोल रूम हमारा, ये आप देखें। उसमें अगर कोई भी पाकिस्तान लेवल की थ्रेड लगी हुई होगी तो वो इधर मेंशन होगी, ये रेड लाइन आ रही है। जिस सिस्टम पे ये अलर्ट होगा वहाँ पे उस सिस्टम का नाम आएगा, उसकी IP आएगी, और उसके नीचे जो उसकी अलर्ट लगाई गई है वो भी जनरेट होगी, और बंदे की फ़ोटो भी शो होगी। तो पकड़ा जाता है यहीं से। कितने लोग पकड़े आपने एवरेज ऑन डेली बेसिस आते हैं इस तरह के लोग, या महीने में इक्का दुक्का क्या होता है? इक्का दुक्का नहीं, ये ज़्यादातर हफ्ते में कभी 4 भी आ जाते हैं, कभी 5 भी होते हैं, कभी ज़्यादा क्वान्टिटी भी होती है। किस तरह के लोग? उनके ऊपर बेसिकली अलग अलग FIR होती हैं, कुछ ब्रिगेड लेवल की होती हैं, कुछ डे लेवल की होती हैं, कुछ KPK पुलिस, पंजाब पुलिस, इस तरह की FIR रिकॉर्ड होती अफराद वगैरह होते हैं। जी जी।
बहुत शुक्रिया सर, आपने अपडेट किया। ये IVAS एक बड़ा जदीद सिस्टम है जो कि यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। वो लोग जो कि तजारत की आड़ में यहाँ कोई मनफी या मशकूक सरगर्मी के लिए पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश करते हैं, जिनमें कोई पाकिस्तानी हो या कोई अफगान नेशनल हो, अगर उसका रिकॉर्ड यहाँ पे डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड मौजूद होता है लोगों का, जो यहाँ पे आएगा वो फ़ौरन सिस्टम उसको डिटेक्ट करता है और अलर्ट जनरेट होने के बाद उस बंदे को अरेस्ट कर लिया था। हफ्ते में तकरीबन 3-4 लोग जो हैं, एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है सिस्टम की कि जो यहाँ पे पकड़े जाते हैं। गुलाम खान बॉर्डर पर बना ये GKK मिनी हॉस्पिटल, ये गेम चेंजर साबित हुआ है। गेम चेंजर किस तरह से, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। बेसिकली ये अस्पताल दिसंबर 2022 में इस्टेब्लिश किया गया है। इसके इस्टेब्लिश किए जाने का मकसद ये था कि अफ़गानिस्तान से बहुत बड़ी तादाद में, चूँकि आगे खोस्त का इलाका है जो कि एक पसमानदा इलाका है, यहाँ कोई मेडिकल की फैसिलिटी यहाँ के लोगों के लिए अवेलेबल नहीं थी, जिसकी वजह से ये लोग यहाँ से आते थे, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जाके अपना इलाज करवाते थे। तो कुछ ऐसे लोग भी आते थे कि जो बीमार नहीं होते थे, लेकिन वो बॉर्डर क्रॉस करने के चक्कर में पाकिस्तान के अंदर आने के लिए वो बहाना करके, एक मरीज़ का बहाना करके वो पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो जाया करते थे। तो जो मैंने कहा था कि ये अस्पताल एक गेम चेंजर साबित हुआ है, वो इस सेंस में गेम चेंजर साबित हुआ कि ये बनाया तो यहाँ के लोगों की फैसिलिटी के लिए था, लेकिन उसके बाद हुआ ये कि जब से ये अस्पताल बना है, जो लोग डिफ़ॉल्टर्स हैं, जो इलाज की गर्ज से पाकिस्तान के अंदर आते थे, 3500 से ज़ायद लोग गायब हो चुके पिछले 1 साल के अंदर, तो वो एकदम से उनकी जो तादाद है पर मंथ वो आधी से भी कम हो गई, क्योंकि लोग यहाँ पे फ़िल्टर होना शुरू हो गए। जो लोग वहाँ से आते थे इलाज के लिए, जिस तरह मैंने बात की कि वो बहाना करके आते थे, यहाँ पे बीमार होने का इम्पर्सोनेट करके आते थे, तो वो यहीं पे पहले ही पकड़े जाते हैं। जनाब, अगर कोई ऐसा बंदा हो तो जनरल मरीज़ हैं, उनको यहाँ पे तिब्बी इमदाद मिलती है, यहाँ डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं, 2 डॉक्टर्स उनके इलाज मुआलजे के लिए, और यहाँ पे दीगर फैसिलिटीज़ नहीं, वो आपको दिखाते हैं फैसिलिटीज़ हैं क्या। लेकिन इस अस्पताल के बनने की वजह से जो डिफ़ॉल्टर्स हैं, जो बीमारी की आड़ में पाकिस्तान के अंदर दाखिल होकर गायब हो जाते थे, उनकी तादाद दिसंबर 2022 से तकरीबन निसफ होकर रह गई है, कम हो गई है, आधी हो गई है, क्योंकि यहीं पे अब वो चेक हो जाते हैं। जो बंदा बहाना करके आ रहा हो वो यहीं से छोटे मोटी ट्रीटमेंट लेके वापस निकल जाता है। तो आइए आपको लेके चलते हैं इस मिनी हॉस्पिटल में, बताते हैं कि यहाँ पे किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं और किस तरह के मरीज़ यहाँ पे इलाज के लिए आ रहे हैं। गुलाम खान किले के मिनी हॉस्पिटल में कुछ मरीज़ों से बात करते हैं जो इलाज के लिए अफ़गानिस्तान से यहाँ आए हैं। किस तरह की ट्रीटमेंट उन्हें यहाँ पे मिलती है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे? आप कहाँ से आए? मैं अफगानिस्तान से। किस जगह से? खोस्त से? खोस्त से। तो वहाँ कोई सेहत की सहूलत नहीं है, अस्पताल वगैरह? हमारा के दिल की बीमारी है का ना, उस रहमान अस्पताल में बाईपास कर दिया उसको, उस दोबारा चेकअप लिफारा जाएगा उसकी तरह। पाकिस्तान में चेकअप हो रहा है? और पाकिस्तान में चेकअप रहा है। ये जो बना है अस्पताल, इसका कितना फ़ायदा हो रहा है आपको? वाला सहूलत है, इधर में बहुत सहूलत है हमारे साथ, हमारे लोगों से बहुत कुमक करता है डॉक्टर ने, और नुस्खे देखता है और उस आगे में चला जाऊँगा। बिल्कुल, ये बड़ी फैसिलिटी है। जिस तरह से इन्होंने बताया कि खोस्त की साइड पे कोई बेहतर मेडिकल की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से लोग वहाँ से आते हैं पाकिस्तान में इलाज के लिए। मैंने पहले भी बात की थी कि ट्रेड हो या कोई भी चीज़ हो, पाकिस्तान ने हमेशा अफ़गानिस्तान के अवाम को फैसिलिटेट किया है, अब भी कर रहा है, आगे भी करता रहेगा, लेकिन उस पर अब सर्टन जो है चेक एंड बैलेंस जो है वो ज़रूरी हो गया है, चूँकि कई लोगों ने इस फैसिलिटी को, इस सहूलत को एक्सप्लॉइट भी किया है। तो इलाज किस तरह से होता है यहाँ पे, किस तरह के मरीज़ आते हैं, आपको मज़ीद बताते हैं। यहाँ 2 डॉक्टर्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन इमरजेंसी सर्विसेज भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं 24/7। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। मेरा नाम डॉक्टर वकार है, मैं गुलाम खान से मैं पिछले 1 साल से यहाँ पे अपनी ड्यूटीज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। तो यहाँ से अफ़गानिस्तान में ज़्यादातर जो मरीज़ हैं वो हमारे पास आते हैं बुनियादी सहूलियात ना होने की वजह से सेहत की। तो इनमें ज़्यादातर जिस तरह ये बैठे हैं लोग, तो हमारे पास यहाँ पे जो उनसे बुनियादी सहूलियात हैं वो मौजूद हैं, टेस्ट वगैरह, एक्सरे, इसकी फ़ैसिलिटीज़ हमारे पास मौजूद हैं यहाँ पे। तो इनको हम यहाँ पे असेस करते हैं पेशेंट्स को। कुछ डिफरेंट कैटेगरीज़ के ख़वातीन और मुख्तलिफ़ इलनेसेस जो सी हैं, बीमारियाँ इनमें जो मौजूद हैं, ये पाई जाती हैं। तो जो बुनियादी तिबी इमदाद है हम यहाँ पे इन्हें फ़राहम कर देते हैं, और जो ज़्यादा मरीज़ बीमार होता है उन्हें हम मीरान शाह और दूसरे जो उनसे पाकिस्तान के शहर हैं जहाँ पे उन्हें सहूलियात मैसर हों इलाज के लिहाज से, तो वहाँ पे हम उन्हें रेफ़र कर दें। खुद कहाँ से डॉक्टर साहब? मैं खुद फैसलाबाद से। फैसलाबाद से सर। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर कहाँ से जी? डॉक्टर अदनान, मैं बेसिकली लोकल हूँ और DHO मीरान शाह का स्टाफ हूँ जी। तो कितने मरीज़ यहाँ पे डेली आते हैं?
40+ जो हमारे पास पेशेंट आते हैं जो सीरियस कंडीशन में, ज़्यादातर हमारे पास मतलब कैंसर के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं इस साइड पे। जो अफगानिस्तान में हमारे पास बहुत ज़्यादा पेशेंट आते हैं, कैंसर के पेशेंट ज़्यादा आते हैं। उनको तो ज़ाहिर यहाँ नहीं मिल सकती ट्रीटमेंट, तो उनका क्या करते हैं फिर आगे? उनको शौकत खानम और पेशावर लेडी रीडिंग में जो मुझे पता लगा था भेजा जाता है। नहीं, हम पहले इसको मीरांश हॉस्पिटल भेजते हैं, मीरांश से फिर प्रॉपर पेशावर जाते हैं और उनके पास बने होते हैं शौकत खानम से। काफ़ी टाइम से ये लोग कीमो शीमो करा रहे होते हैं ना, पर ये कि मतलब पहले जो हमें थोड़े से मसाइल आते थे, अब कोई भी हमारे पास लेब्स लेके आता था अफगानिस्तान का तो रिलायबल नहीं होते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो लेब वगैरह है हमारे पास जिस पे शक हो। अभी जिस तरह बाहर आप एक पेशेंट बैठा हुआ है, वो एक यंग्स है, उसको विटिलाइगो है, पर उसको डिस्कस करेंगे, आगे सोचेंगे, फिर उसको फिर हम आगे रेफ़र करेंगे, फिर जाके बात करेंगे। लोग फिल्टर होना शुरू हो गए, पहले अनचेक निकलते थे आगे जारी मेडिकल दस्तावेजात के ऊपर। नहीं, पहले ये होता था कि जो मेडिकल हमारे पास सबूत होते थे उसी पे हम रिलाई करते थे और फिर फिजिकल जो ना उसको इन्वेस्टिगेशन जो ना उस पर करते थे, फिजिकल चेकअप पे। अब ये होगा कि प्रॉपर जो ना अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जो ना हमारे पास इस तरह के पेशेंट जो जेन्युइन पेशेंट होते हैं वही सिर्फ आगे जा सकते हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान में जब से अमन आया है, यहाँ अब असलहे की और मनशियात की फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, बल्कि यहाँ अब तालीम पे बहुत ज़्यादा ज़ोर है, तालीम पे बहुत ज़्यादा फोकस है यहाँ के नौजवानों का। वो पढ़ना लिखना चाहते हैं और पढ़ लिख रहे हैं। ऐसे ही आपको एक स्कूल जहाँ पे दिखाते हैं जाके कि यहाँ के बच्चे जो हैं वो पढ़ने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए कितने पुरजोश हैं। तो ये जनाब स्कूल है शुमाली वज़ीरिस्तान का। आपको ये यहाँ कुछ बच्चों से भी मिलवाते हैं कि बच्चे जो हैं वो कितने पुरजोश हैं पढ़ लिख के कुछ बनने के लिए। आप ये स्कूल देखें, इसका ये झूले वगैरह, जो इसका असेंबली ये हॉल है, जो सारा जो एरिया है स्टैंड इसका, ये बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा खूबसूरत स्कूल बनाया गया है। आपको कुछ बच्चों से मिलवाते जाके। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। ये बच्चे बड़े खूबसूरत प्यारे बच्चे हैं जनाब यहाँ पे, और ये कंप्यूटर लैब है इनकी यहाँ पे, और ये कंप्यूटर की तालीम हासिल कर रहे हैं। तो कुछ बच्चों से हम बात भी करेंगे, इनके टीचर से बात भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये कितने बच्चे हैं जी जो कंप्यूटर पढ़ते हैं यहाँ पे? ये भी बेसिक 15 बच्चे हैं जिनको भी स्टार्ट करवाया है अभी इनिशियल शुरू में। कब से स्टार्ट? ये भी नया स्टार्ट? जी नया एक मंथ हो गया इनको कंप्यूटर की क्लासेस स्टार्ट किए हुए। वैसे तो स्कूल तो जून से शुरू है। अच्छा ये लग रहा है बच्चियों को देख के माशाल्लाह से, ये पढ़ने लिखने का इन्हें बहुत ज़्यादा शौक़ है। आइए कोई बच्चियों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीना है। किस क्लास में? मैं 5वीं क्लास में। ये बताओ क्या बनना आपने बड़े हो गए? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है? माशाल्लाह ज़बरदस्त। इस बच्ची ने बड़े होकर डॉक्टर बना और इंशाल्लाह ये डॉक्टर बनेगी, लोगों का इलाज करेगी, यहाँ के लोगों की खिदमत करेगी। क्या खेलते हो? क्रिकेट। ओह क्रिकेट। क्या बॉलर हो बैट्समैन? मैं बॉलर भी हूँ बैट्समैन भी हूँ। ऑलराउंडर। पाकिस्तान टीम का कौन सा प्लेयर आपको अच्छा लगता है खिलाड़ी? मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान अच्छा लगता है। मेरा नाम रहमानुल्लाह है। रहमानुल्लाह, आपने क्या बनना है बड़े होके? इंजीनियर। इंजीनियर, माशाल्लाह ज़बरदस्त। आपने बड़े होके क्या बनना है? खिलाड़ी। खिलाड़ी बनना है? क्रिकेट खेलने? तो क्रिकेट में क्या बॉलिंग करनी है, बैटिंग करनी है? बैटिंग करनी है। तो आपको पाकिस्तान टीम का कौन सा खिलाड़ी अच्छा लगता है जिसे देख के आपको शौक हुआ कि आपने भी क्रिकेटर बनना है? बाबर आजम। बाबर आजम बनना है? ज़बरदस्त, क्या बात है जी। ये अगला बाबर आजम आ रहा है इंशाल्लाह, आप देखिएगा जी। वो शुमाली वज़ीरिस्तान से जो है ये निकलेगा। आपने क्या बनना है बड़े होके? फौजी। फौजी बनना है? नेक्स्ट ऑफिसर हमारा यहाँ पे खड़ा है जी, जिसने आर्मी में जाना है। पहले इस इलाके में स्कूल नहीं थे, तो अब इन बच्चों ने यहाँ पे स्कूल में आना शुरू किया। बाकी भी आपको क्लासरूम दिखाते हैं। यहाँ पे ये नर्सरी क्लास है, ये बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे। बड़ा शौक है इन्हें तालीम का। पहले जब स्कूल नहीं था यहाँ पे, पहला हमारे गाँव में स्कूल नहीं थे और वो गाँव के बच्चे घूमते फिरते थे, और मुझे इस बात की खुशी है कि ये बच्चे तालीम हासिल करें और इंजीनियर बने, डॉक्टर भी बने। मुझे ये बात की खुशी है, ज़्यादा खुशी है। ज़बरदस्त। माशाल्लाह यहाँ स्कूल नहीं था, बच्चे घूमते फिरते थे, अब माशाल्लाह से पढ़ रहे हैं। इस स्कूल के बच्चों ने बड़ी अच्छी एक नज़म तैयार की है। ज़रा वो पैगाम भी है यहाँ के लोगों का, वो आप तक पहुँचाते हैं इस नज़म के ज़रिए इन बच्चों की ज़ुबानी।
ये जनाब ग़ुलाम खान टर्मिनल का एक सबसे बड़ा फ़ायदा यहाँ के लोकल्स को है, यहाँ की लोकल इकॉनमी जो है वो इससे बहुत ज़्यादा जो है उससे फ़ायदा हो रहा है। लोकल लोग काफ़ी ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, जो कि 20,000 के करीब लोग जो हैं वो इस बॉर्डर टर्मिनल से मुस्तफ़ीद होते हैं। यहाँ उनकी रोज़ी रोज़गार वगैरह वाबस्ता है यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। है कि ये टर्मिनल जब नहीं था तो फिर क्या करते थे आप, और इसके बनने के बाद तो ज़ाहिर आपका एक रोज़गार लग गया? पहले भी हम गाड़ी के साथ ही था, उधर जाता था तुरखम बॉर्डर से, लेकिन उधर थोड़ा मुश्किलात होता था, इधर आसानी हो गया, रास्ता शार्ट हो गया हमारे लिए। आप अभी खोस्त से आ रहे हैं सेब लेके? जी हाँ, खोस्त से। ग़ुलाम खान बॉर्डर टर्मिनल के बनने से आपको क्या फ़ायदा हुआ है? इधर तो हमें बहुत आसानी होती है, एंट्री भी अच्छी तरीके से होती है ना, नंबर के हिसाब से, और भी बहुत से फ़ायदे हैं इसका। पहले तो ये सहूलत नहीं थी, अभी सहूलत बहुत अच्छा है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे मलिक रूहुल्लाह साहब, यहाँ पे के एक बड़े ट्रेडर हैं यहाँ के। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं जनाब के आप कितने अरसे से यहाँ तजारत कर रहे हैं ग़ुलाम खान पे? ये ग़ुलाम खान बॉर्डर जो है इसको हम कहते हैं ज़ीरो पॉइंट, तो ये पसमानदा इलाका था नीचे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ग़ुलाम खान बॉर्डर की वजह से ये जो गाड़ी नज़र आता है ये अफ़गानिस्तान जाने वाला है, पाकिस्तान आने वाला है, आता जाता है। तो आम लोगों ने इधर नीचे मंडियाँ बनाया, सब्ज़ी मंडी, कोला लोडिंग, अनलोडिंग। लाहौर से लोग आता है, कराची से, फैसलाबाद से, शिकारपुर से। हमारा एक मंडी में एक बंदा है तो वो शिकारपुर का है असल, तो उसका रोज़ाना 100-200 गाड़ी कोयले का आता है, लोडिंग अनलोडिंग कारोबार करता है। तो ऐसे नवाब मंडी, बोराखेल मंडी, दरपाखेल, कदीरोलाबाद और भी ज़्यादा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बॉर्डर की वजह से हमारा लोग बहुत मुतमईन है, और आर्मी की वजह से और जो सिविल इंतज़ामिया है बाकी मुल्क में सब ने मेहनत उठाया और कोशिश किया, तो उसकी बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह अभी निज़ाम चल रहा है। ये बताएं कि यहाँ पे आप लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, आप भी यानी कि और बाकी लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप बच्चियों को, बच्चों को? अल्हम्दुलिल्लाह अभी इधर स्कूलें है, और बाकी जो आर्मी है इसने मीरान शाह और मीर अली स्पिनवाम अपना हॉस्टल बनाया। जो गरीब लोग हैं जिसके पास पैसे नहीं था, फीस का नहीं था, तकरीबन मेरा ख्याल में 600-700 बंदे नीचे हॉस्टल में पढ़ते हैं। बाकी जिसका वास्ते कोई कराची में पढ़ता है, पेशावर, करक, मीरान शाह, अभी सब हमारा सोच ये है कि तालीम से अलावा बंदा अंधा होता है जिसको नज़र नहीं आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसे रुकावट नहीं है कि आप मत पढ़ो। बग़ैर पढ़ने से अलावा ये तालीम जो है सर, इसका मिसाल ऐसे है कि ये इस्लामी होगा या अंग्रेज़ी होगा, इसमें एक वजह है। मूसा अलैहिस्सलाम को जब सिखरगर आ गया, उसने जो डंडा फेंका तो उसने सारा एक लुक़मे पे पकड़ा, तो वो लोग जो था उसने सब कलमा पढ़ा। उसने इसी वजह से पढ़ा कि उसने तालीम किया था इस चीज़ का कि वाकई ये अल्लाह पाक का पैगम्बर है, ये सिखरगर नहीं हो सकता है। तो हर किस्म तालीम इंसान को फ़ायदा देता है, अंग्रेज़ी, इस्लामी। बग़ैर तालीम से बंदा अंधा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत ज़बरदस्त जोर दिया है तालीम पे। इधर 8 साल पहले 7 साल पहले जो दौर था वो बिल्कुल इस तरह था कि हम न पढ़ाई थी, न रोज़गार था, न कुछ चीज़ थी। अभी माशाल्लाह सिस्टम क्लियर हुआ है, अभी इधर ये कस्टम वगैरह ये सब चल रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि अभी माशाल्लाह रोज़गार भी लोग कर रहे हैं, बाहर से भी लोग आ रहे हैं, इधर रोज़गार वगैरह कर रहे हैं। बनना क्या ज़िंदगी में? मैंने तो क्रिकेटर बनना है। क्रिकेटर बनना है? माशाल्लाह। ये देखिए जी, एक मेरे क्रिकेटर दोस्त ने खिलाया, जो कि मैं खुद भी क्रिकेट खेलता हूँ बड़ी शौक से। तो एक मेरे क्रिकेट के जो है दोस्त ने खिलाए, पेटी पर आज जिसे कहते हैं। तो ये बताएं क्या करते हैं, बैटिंग करते हैं बॉलिंग? नहीं, मैं बैटिंग करता हूँ। कौन सा बैट्समैन आपका पसंदीदा है? सच बताओ, विराट कोहली। पाकिस्तान टीम में आपका कौन सा पसंदीदा बॉलर है? अभी तो मेरा फेवरेट तो आमिर था, अभी जो है शाहीन आजकल बहुत। शाहीन? हाँ, शाहीन शाह अफरीदी। आपने शाहीन शाह अफरीदी की तरह स्विंग करना नहीं, आपने कोशिश की यार फास्ट बॉलिंग करूँ? नहीं नहीं, मुझे सिर्फ बैटिंग बस पसंद है। किस प्लेयर पे नजर है कि वो जिताएगा पाकिस्तान को? वो तो फ़िलहाल रिजवान है, बाबर है माशाल्लाह। वसीम नसीम तो मेडिकल अनफिट हो गया था। आपका अपना यहाँ का वसीम जूनियर भी है? हाँ, वो भी है माशाल्लाह। सब अच्छे हैं ना, पाकिस्तानी है सब। ग़ुलाम खान बहुत अच्छा इलाका है, वो दहशतगर्द नहीं है, एक चीज़ नहीं है। हमारा अमन है, बहुत ज़्यादा अमन है। वो 6 साल से बहुत ज़्यादा तरक्की करता है। ग़ुलाम खान बॉर्डर टर्मिनल के ऑपरेशनलाइज होने के बाद यहाँ लोगों को बहुत ज़्यादा सहूलत मिली है।
पर्टिकुलरली वो लोग जो बेरोज़गार थे अब वो यहाँ मुंसलिक हो गए हैं, वाबस्ता हो गए हैं इस ट्रेड के कारोबार के साथ। ओवरऑल यहाँ पे कितनी डेवलपमेंट हुई है इस इलाके के अंदर, इस बॉर्डर टर्मिनल के इस बॉर्डर टर्मिनल के बनने से इस इलाके को कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, इस पर बात करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर मीरान शाह खालिद इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बहुत बेहतर हुई हैं ऑपरेशन के बाद। जितनी भी चीज़ें हैं, लोगों का रोज़गार देख लें और भी इनकी फैसिलिटीज़ वगैरह, हॉस्पिटल्स वगैरह, वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हुए। यानी हम कह सकते हैं कि बदल रहा है वज़ीरिस्तान, अब जब से अमन आया यहाँ पे लोगों की सोच बदल रही है, एक तरक्की हो रही है और लोगों के तरक्की पसंद जो है वो सोच भी लोगों के जहनों में उजागर हो रही है। मैं तो कहूँगा कि बदल नहीं रहा, अब बदल चुका है वज़ीरिस्तान। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अब वो नहीं रही जो पहले होती थी। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नई हो गई हैं। डाउन डिस्ट्रिक्ट में जिस तरह बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में चीज़ें होती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 90% वो चीज़ें अब यहाँ भी हो रही हैं। जी जनाब, आपने ग़ुलाम खान से पाकिस्तान टुनाइट का स्पेशल एपिसोड मुलाहिज़ा किया। जावेद चौधरी साहब सीनियर साफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं, इन्होंने ये इलाका ट्रैवल किया है बदअमनी के दौर में भी, जब यहाँ पे शदीद हालात ख़राब थे, कलदम TTP का कंट्रोल था, इन्होंने वो वक्त यहाँ पे देखा है और आज भी ये देख रहे हैं ग़ुलाम खान के इलाके को, शुमाली वज़ीरिस्तान को। तो फ़र्क कितना आया 6-7 साल के अंदर, वो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। मैं 2008 में आया था सबसे पहले इस इलाके में, और यहाँ पे तो तकरीबन तालिबान का मुकम्मल कब्ज़ा था और उस तरफ से जब आना पड़ता था तो बन्नू से आगे आना इम्पॉसिबल था, और यहाँ पे फिर दाखिल होने के लिए तालिबान से बाकायदा परमिशन लेनी पड़ती थी। तो मैं जब आया था तो तालिबान से परमिशन लेके आया था। यहाँ पे कोई इंस्टॉलेशन नहीं थी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की। यहाँ पे ना असिस्टेंट कमिश्नर था उस वक्त। सरकारी मुलाजमीन जो थे वो अपने आप को बताते नहीं थे कि हम सरकारी मुलाजमीन हैं, और उस साइड पे यहाँ से तालिबान बहुत ज़्यादा थे। अफ़गानिस्तान से लोग रेगुलर रोज़ आते थे, रोज़ जाते थे। यहाँ पे दहशतगर्दों की फैक्ट्रियाँ थी बाकायदा, वहाँ पे इक्विपमेंट्स तैयार होते थे, वहाँ पे सुसाइड जैकेट्स तैयार होती थी। फिर यहाँ पे सुसाइडर्स तैयार किए जाते थे बाकायदा, उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। बच्चे होते थे वो उनको घरों में रखा होता था छोटे सेंटर से। फिर बाज़ार यहाँ पे था बड़ा छोटा सा, और उसके अंदर ओपनली चर्स बिकती थी, आप चर्स ख़रीद सकते थे, कोई भी ख़रीद सकता था। यहाँ पे असलहे की एक बाकायदा दुकानें बनी हुई थी, आपको कोई भी असलहा चाहिए होता तो आप ख़रीद सकते थे। यहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान नज़र नहीं आती थी, नहीं थी यहाँ पे, बिल्कुल नहीं थी, बल्कि नज़र ही नहीं आती थी हुकूमत। तो फिर रेट तो बड़ी बात की बात है, लेकिन आज बिल्कुल हर चीज़ बदल गई है। यहाँ पे बाकायदा हुकूमत पाकिस्तान की इंस्टॉलेशंस हैं, मिलिट्री है, यहाँ पे स्कूल्स बने हुए हैं। फिर यहाँ पे कस्टम का आपने मैं देखा बड़ा सिस्टम है, और प्रॉपर अब एक क्रॉसिंग बनी हुई है जो एक लीगल क्रॉसिंग है। तो ये बिल्कुल ट्रांसफार्म हो गया इलाका। यहाँ पे अब तो तालिबान का मेरा ख्याल है कि ना सिर्फ के मुकम्मल तौर पे ख़ात्मा हो चुका है, बल्कि अब यहाँ पे लोग कभी नहीं चाहेंगे कि यहाँ पे तालिबान आए और उनका दोबारा गलबा हो, क्योंकि अब लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है और उसके साथ तालीम भी मिल रही है। तो पाकिस्तान फ़ौज से लोग बहुत मोहब्बत करते हैं इस इलाके में, क्योंकि उसने आके यहाँ पे अमन कायम करते हैं। बहुत शुक्रिया जो साहब, थैंक यू सो मच, आपने अपना वक्त दिया। नाज़रीन, ये सुन रहे थे आप जावेद चौधरी साहब को कि जैसा कि पहले बदअमनी थी, अब यहाँ पे अमन आ चुका है। अमन की वजह से इस इलाके के अंदर बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है, बहुत खुशहाली आ रही है, और सबसे बढ़ के यहाँ पे लोगों को सेहत की फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, सड़कें बनी हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क इम्प्रूव होने से लोगों को काफ़ी से सहूलत हो रही है, कारोबार उनका बेहतर हो रहा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बच्चे यहाँ के वो अब उन्हें तालीम दी जा रही है। बच्चे यहाँ पे जो हैं वो एजुकेट हो रहे हैं, उनका एक प्रॉपर रोशन मुस्तकबिल उनका बन रहा है। अब वो दहशतगर्दी से अमन की तरफ वज़ीरिस्तान जब आया है तो ये वज़ीरिस्तान मुकम्मल तौर पर बदल चुका है और बदल रहा है। समर अब्बास को दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।